हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रशासन पर नियंत्रण इसलिए आवश्यक है ताकि यह उत्तरदायी बना रहे, या निरंकुश न बन सके, या संवेदनशील बना रहे, या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 1, प्रशासन पर नियंत्रण इसलिए आवश्यक है ताकि भाई उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1, और साथ में ही अपने दोस्तों के बीच सेशन को शेयर कर दें। ये कठिन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, अधिक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। इसके बाद रिवीजन क्लास चलाएंगे, उसमें कम प्रश्न रखकर और उसकी विधिवत व्याख्या भी करेंगे। अभी जो भी किसी भी स्टेट में आया हो, किसी भी बोर्ड द्वारा पूछा गया हो, किसी भी आयोग द्वारा पूछा गया हो, वो सारे प्रश्न इस अधिक प्रश्नों की श्रृंखला में चल रही। मेरा उद्देश्य है अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके सामने रखना। तो पहला प्रश्न, प्रशासन पर नियंत्रण इसलिए आवश्यक है ताकि ये उत्तरदायी बना रहे, निरंकुश ना बन सके, संवेदनशील बना रहे। यानी कि उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषता है। प्रश्न नंबर 2, लोकतांत्रिक शासन की क्या विशेषता है? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता का प्रशासन पर नियंत्रण रहता है, जनता की सेवा की भावना रहती है, या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें। लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषता क्या है? जनता के प्रति उत्तरदायी, जनता का प्रशासन पर नियंत्रण, जनता की सेवा की भावना, या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता का प्रशासन पर नियंत्रण रहता है, जनता की सेवा की भावना रहती है। यानी कि उत्तर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, स्विट्जरलैंड में प्रशासन पर सर्वाधिक नियंत्रण कार्यपालिका का है, या विधायिका का है, या मतदाता का है, या उपर्युक्त में से किसी का नहीं है। स्विट्जरलैंड में प्रशासन पर सर्वाधिक नियंत्रण किसका है भाई? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। कार्यपालिका का है, विधायिका का है, या मतदाता का है? तो उत्तर स्विट्जरलैंड में प्रशासन पर सर्वाधिक नियंत्रण कार्यपालिका का, विधायिका का, या मतदाता का? तो स्विट्जरलैंड में प्रशासन पर सर्वाधिक नियंत्रण मतदाता का है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटेन में प्रशासन पर सर्वाधिक नियंत्रण किसका है? ब्रिटेन में प्रशासन पर सर्वाधिक नियंत्रण किसका है? मंत्रिमंडल का है, या सम्राट का है, या संसद का है, या न्यायपालिका का है? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर दे भाई। ब्रिटेन में प्रशासन पर सर्वाधिक नियंत्रण किसका है? मंत्रिमंडल, सम्राट, संसद, या न्यायपालिका का?
चलिए भाई उत्तर दें। तो ब्रिटेन में प्रशासन पर सर्वाधिक नियंत्रण संसद का भाई, संसद का। प्रश्न 4 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रशासन पर नियंत्रण किसका होता है? प्रशासन पर नियंत्रण किसका होता है? कार्यपालिका का या विधायिका का या न्यायपालिका का या उपर्युक्त तीनों का? प्रशासन पर नियंत्रण किसका होता है भाई? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या उपर्युक्त तीनों? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रशासन पर नियंत्रण किसका होता है भाई? तो ये कार्यपालिका का भी होता है, विधायिका का भी होता है, न्यायपालिका का भी होता है। यानी कि उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त तीनों सही है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संसद प्रशासन को निम्नलिखित तरीकों से नियंत्रित करती है। संसद प्रशासन को निम्नलिखित तरीकों से नियंत्रित करती है। प्रश्न पूछकर नियंत्रित करती है, या काम रोको प्रस्ताव लाकर नियंत्रित करती है, या निंदा प्रस्ताव लाकर नियंत्रित करती है, या उपर्युक्त तीनों? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। संसद प्रशासन को किस तरीके नियंत्रित करती है? तो ये नियंत्रित करेगी प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव लाकर, निंदा प्रस्ताव द्वारा। यानी कि आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन द। संसद प्रशासन को निम्नलिखित क्या प्रश्न पूछकर, काम रोककर, निंदा प्रस्ताव लाकर नियंत्रित करती है। ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का तरीका है। क्योंकि प्रश्न प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का तरीका है। क्यों भाई, कैसे तरीका है? प्रश्नों द्वारा शिकायतें व्यक्त की जाती हैं। प्रश्नों द्वारा शिकायतें व्यक्त की जाती हैं। विशिष्ट मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी आरोपित अनियमितता के बारे में संबंधित विभाग की आलोचना की जाती है, या उपर्युक्त तीनों? तो प्रश्न नंबर 7 प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का तरीका है। प्रश्नों द्वारा शिकायतें व्यक्त की जाती हैं। ऑप्शन आ सही है। विशिष्ट मामलों में के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन आ भी सही है, ऑप्शन बा भी सही है। किसी आरोपित अनियमितता के बारे में संबंधित विभाग की आलोचना भी की जाती है। ऑप्शन सा भी सही है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन द उपर्युक्त तीनों तरीका है भाई। प्रशासन के द्वारा, प्रश्न के द्वारा प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का ये तीनों तरीका है। प्रश्न के द्वारा शिकायतें व्यक्त की जाएंगी। प्रश्नों के द्वारा विशिष्ट मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है, और प्रश्नों द्वारा किसी आरोपित अनियमितता के बारे में संबंधित विभाग की आलोचना भी की जाती है। तो आपका प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8। संसद का वह कौन सा समय लोक कर्मचारियों को अधिक चौकन्ना रखता है? संसद का
कौन सा समय लोक कर्मचारियों को अधिक चौकन्ना रखता है? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। संसद का कौन सा समय लोक कर्मचारियों को अधिक चौकन्ना रखता है? ये प्रश्नकाल रखता है, या राष्ट्रपति का अभिभाषण, या बजट पर बहस, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। संसद का कौन सा समय लोक कर्मचारियों को अधिक चौकन्ना रखता है? तो लोक कर्मचारियों को अधिक चौकन्ना रखता है प्रश्नकाल। भाई प्रश्नकाल के समय लोक कर्मचारी अधिक चौकन्ना रहते हैं। क्या प्रश्न पूछ लिया जाए, कहाँ पे शिकायत की जाए, किससे संबंधित प्रश्न हो, तो इससे लोक कर्मचारी अधिक चौकन्ना रहते हैं। प्रश्न नंबर 8, संसद का प्रश्नकाल लोक कर्मचारियों को अधिक चौकन्ना रखता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संसद को प्रशासन की जांच करने का अवसर कब मिलता है? भारतीय संसद को प्रशासन की जांच करने का अवसर कब मिलता है? ये आधे घंटे के विचार विमर्श में मिलता है, या जब कोई नया विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तब मिलता है, या अल्पकालीन विचार विमर्श में किसी अत्यावश्यक विषय पर विचार करते हुए अवसर मिलता है। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय संसद को प्रशासन की जांच करने का अवसर कब मिलता है? आधे घंटे के विचार विमर्श में मिलता है, या जब कोई नया विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, या अल्पकालीन विचार विमर्श में किसी अत्यावश्यक विषय पर विचार करते हुए मिलता है, या उपर्युक्त तीनों स्थितियों में। तो प्रश्न नंबर 9, ये भाई सभी स्थितियों में भारतीय संसद को प्रशासन पर जांच करने का अवसर इन तीनों स्थितियों में मिलता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, विपक्ष को संसद में कार्यपालिका और न्यायपालिका की आलोचना का अवसर मिलता है। विपक्ष को संसद में कार्यपालिका और प्रशासन की आलोचना का अवसर मिलता है किस माध्यम से? काम रोको प्रस्ताव द्वारा, या विश्वास प्रस्ताव द्वारा, या निंदा प्रस्ताव द्वारा, या उपयुक्त तीनों द्वारा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। विपक्ष को संसद में कार्यपालिका और प्रशासन की आलोचना करने का अवसर मिलता है। तो विपक्ष कैसे आलोचना कब कर सकता है? तो एक काम रोको प्रस्ताव द्वारा आलोचना कर सकता है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा आलोचना हो सकती है, निंदा प्रस्ताव लाकर आलोचना हो सकती है। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां हैं कौन कौन सी है भाई? प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां कौन हैं, ये आपको बताना है। तो ये लोक लेखा समिति है, या प्राक्कलन या अनुमान समिति है, या आश्वासन समिति है, या उपर्युक्त तीनों समितियां हैं। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां, तो भाई ये प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? लोक लेखा समिति,
है, प्राक्कलन समिति भी है और आश्वासन समिति भी है। इन तीनों के द्वारा प्रशासन को नियंत्रित किया जा सकता है। इन तीनों समितियों के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत में सिविल कर्मचारियों की भर्ती के तरीके तथा उनके कार्यकाल पर लागू होने वाली विभिन्न शर्तों और दशाओं का अनुमोदन किसके द्वारा आवश्यक है? प्रश्न नंबर 12, भारत में सिविल कर्मचारियों की भर्ती के तरीके तथा उनके कार्यकाल पर लागू होने वाली विभिन्न शर्तों और दशाओं का अनुमोदन किसके द्वारा आवश्यक है? तो राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक है, या संसद द्वारा आवश्यक है, या प्रधानमंत्री द्वारा आवश्यक है, या लोक लेखा समिति द्वारा आवश्यक है? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो सिविल कर्मचारियों की भर्ती के तरीके तथा उनके कार्यकाल पर लागू होने वाली विभिन्न शर्तों और दशाओं का अनुमोदन संसद द्वारा आवश्यक भाई, संसद द्वारा। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। चलिए प्रश्न नंबर 13, जिन प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिन प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है, मौखिक उत्तर पूछ रहा भाई, प्रश्न पे ध्यान देना है। मौखिक उत्तर सदन में, जिन प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अतारांकित प्रश्न, या अल्प सूचना प्रश्न, या तारांकित प्रश्न, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न या उपरोक्त में से कोई नहीं। सदन में मौखिक उत्तर पूछा जा रहा है। जिन प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर दे भाई। तो उन्हें कहते हैं तारांकित प्रश्न भाई। यहाँ आप कहीं नोट कर लें, याद कर लें, सेशन को बार बार देखें। बताओ, ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा हाल में पूछे जाएंगे। तो तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर दिया जाता है। मौखिक उत्तर सदन में मौखिक उत्तर जो दिया जाता है उसे बोलते हैं तारांकित प्रश्न। तो मौखिक उत्तर तारांकित प्रश्न, इसको कहीं लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या सेशन को बार बार देखें। ऐसे प्रश्नों को पढ़कर, देखकर, समझकर तब परीक्षा हाल में जाना है। ये आपको ये सेशन कठिन अवश्य लग रहा होगा, पर ऐसे ही प्रश्न परीक्षा हाल में आ जाते हैं तो हम तो ये समझते हैं कि हमारा 80-90% रिजल्ट सही हो गया है। पर ऐसे ही प्रश्न गलत हो जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों के गलत होने से हम परीक्षा में, प्रतियोगिता में पीछे रह जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। तो हमें इस बार नियुक्ति पत्र ले ही लेना है। इस बार सफल होके ही दिखाना है और इन प्रश्नों को ऐसे हल करना है कि ये प्रश्न भी सरल लगने लगे आपको। और साथ में अपने दोस्तों के बीच भाई शेयर कर दें और उनसे भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मेरा उद्देश्य है अधिक से अधिक प्रश्नों से आपको अवगत कराना। उसके बाद में ये कठिन प्रश्नों से आपको रूबरू करवाना मेरा उद्देश्य है। इसके बाद में रिवीजन क्लास चलेगी। उसमें किसी भी बोर्ड, किसी भी आयोग, किसी भी राज्य में
जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का संग्रह करके आपके सामने रखेंगे और उनकी विधिवत व्याख्या करेंगे। बार बार उन प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे, बार बार दोहराएंगे, बार बार व्याख्या करेंगे। तो अब सरल प्रश्नों को बाद में, जो अब तक पूछे गए हैं सरल प्रश्न, उनकी व्याख्यात्मक हल प्रश्न बाद में रखेंगे। अभी कठिन प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं, इनको बार बार देखने का प्रयास करें। भाई ऐसे ही प्रश्न परीक्षा हाल में आ जाते हैं तो हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं और परीक्षा में गलत करके चले जाते हैं। तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से जो कुछ पूछना हो, कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और चैनल को अधिक से अधिक भाई सब्सक्राइब करें ताकि चैनल लोकप्रिय हो, हम आपके लिए मेहनत करें अधिक से अधिक। तो आते हैं टॉपिक पर। प्रश्न नंबर 13, जिन प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई उन्हें कहते हैं तारांकित प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं भाई। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का प्रमुख दोष। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का प्रमुख दोष क्या है भाई? तो सांसद प्रशासकों के कार्यों की कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते हैं, किंतु संबंधित अधिकारी को अपने पक्ष में तर्क देने का अवसर नहीं दिया जाता। फिर से देखें, सांसद प्रशासकों के कार्यों की कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते हैं, किंतु संबंधित अधिकारी को अपने पक्ष में तर्क देने का अवसर नहीं दिया जाता। तो भाई एक आलोचना तो ये सही है, ये प्रमुख दोष है, इसका प्रमुख दोष है इस आलोचना का। अब प्रश्न क्या था? भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का प्रमुख दोष, तो एक दोष तो यही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रशासनिक अधिकारी संसद में उपस्थित होकर अपने विरुद्ध की गई आलोचना का संक्षिप्त उत्तर दे सकते हैं। ये कोई दोष नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप संसार देखें, प्रशासनिक अधिकारी संसदीय आलोचना के परिणाम स्वरूप अपने पद से त्याग पत्र देने को बाध्य होते हैं। ये सब आपसे दोष पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रशासनिक अधिकारी संसदीय आलोचना के परिणाम स्वरूप अपने काम ईमानदारी से करने लग जाते हैं। अरे भाई दोष पूछा जा रहा, कोई गुण नहीं पूछा जा रहा। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन आ सही होगा। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का प्रमुख दोष है संसद प्रशासकों के कार्यों की कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते हैं, किंतु संबंधित अधिकारी को अपने पक्ष में तर्क देने का अवसर नहीं होता। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं भाई। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन है, क्योंकि यह एक अवसर है, जबकि राष्ट्रपति का अभिभाषण, प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन है, क्योंकि यह एक अवसर है, जबकि ऑप्शन देखते हैं, जबकि प्रशासन से संबंधित मामले नहीं उठाए जा सकते हैं।
जबकि प्रशासन से संबंधित मामले नहीं उठाए जा सकते हैं। सदस्य प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। सदस्य प्रशासन से संबंधित मामलों पर नहीं बोल सकते या सदस्य प्रशासन का नाम तक नहीं ले सकते। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन है, क्योंकि यह एक अवसर है। सदस्य प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन है, क्योंकि यह एक अवसर है। जबकि सदस्य प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के साधन है, क्योंकि यह एक अवसर है। जबकि सदस्य प्रशासन पर या सदस्य प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देख लें। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अवसर है। बजट पर वाद विवाद, धन्यवाद प्रस्ताव, स्पीकर का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये क्या अवसर है भाई? प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अवसर है। बजट पर वाद विवाद, धन्यवाद प्रस्ताव, स्पीकर का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो ये है बजट पर वाद विवाद। बजट पर वाद विवाद। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17। बजट पर वाद विवाद प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का एक अवसर है। बजट पर वाद विवाद प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का अवसर है, क्योंकि सही पर निशान लगाइए। क्यों है भाई? तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। बजट पर वाद विवाद प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का एक अवसर है। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर दें। बजट प्रस्तुत करने के बाद उस पर सामान्य बहस प्रारंभ होती है। बजट प्रस्तुत करने के बाद उस पर सामान्य बहस प्रारंभ होती है, जो संपूर्ण बजट या उसमें निहित सिद्धांत से संबद्ध होती है। तो एक तो भाई ये अवसर है भाई। ये प्रश्न नंबर 17 का एक तो ऑप्शन आ आपका सही है। फिर दूसरा देखते हैं ऑप्शन। अनुदानों पर मतदान के समय सदस्यों को प्रशासन की आलोचना का अवसर भी मिल जाता है। ये भी सही है। जब वित्त विधेयक पर बहस शुरू होती है तो संपूर्ण प्रशासन पर चर्चा करने का मौका सदस्यों को मिल जाता है। तो बजट पर वाद विवाद प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का एक अवसर है, क्योंकि ये तीनों बातें हो जाती हैं। तीनों बातें फिर से सुने।
तीनों बातें फिर से सुन लें। बजट प्रस्तुत करने के बाद उस पर सामान्य बहस प्रारंभ होती है जो संपूर्ण बजट या उसमें निहित सिद्धांत से संबद्ध होती है। दूसरा, अनुदानों पर मतदान के समय सदस्यों को प्रशासन की आलोचना का अवसर मिलता है। साथ जब वित्त विधेयक पर बहस शुरू होती है तो संपूर्ण प्रशासन पर चर्चा करने का सदस्यों को मौका मिलता है। तो ये तीनों सही हैं। तो उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से भारतीय संसद की महत्वपूर्ण समिति कौन है? यहाँ पे आपसे महत्वपूर्ण समिति का नाम पूछा जा रहा है। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से भारतीय संसद की महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? ये आश्वासन समिति है, या प्रदत्त विधायन समिति है, या नियम समिति है, या आवास समिति है? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से भारतीय संसद की महत्वपूर्ण समिति आश्वासन समिति, या प्रदत्त विधायन समिति, या नियम समिति, या आवास समिति? तो प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण समिति है आश्वासन समिति भाई। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण पद। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण पद, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद है, या भारत के महान्यायवादी का पद है, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद है? तो प्रश्न नंबर 19, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण पद कौन है? तो निर्वाचन आयुक्त ये पद नहीं है, ना महान्यायवादी है, ना संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है भाई। ये कौन सा पद है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है। भारत पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पद कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भाई। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सा, प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण कब संसदीय हस्तक्षेप बन जाता है? प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण कब संसदीय हस्तक्षेप बन जाता है? जब दलीय भावना से प्रेरित आलोचना हो, या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आलोचना हो, या छिद्रान्वेषण की नकारात्मक प्रवृत्ति हो, या उपरोक्त तीनों स्थितियों में? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर दें। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण कब संसदीय हस्तक्षेप बन जाता है? जब ये संसदीय नियंत्रण दलीय भावना से प्रेरित हो गई, तब ये संसदीय हस्तक्षेप बन जाता है, या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आलोचना की जाती है, तब ये संसदीय हस्तक्षेप बन जाता है, या छिद्रान्वेषण की नकारात्मक तुष्टीकरण की वजह से किसी बात को उसके गलत ढंग से प्रस्तुत करने, या उसमें अपना स्वार्थ सिद्ध हो, इस कारण से संसदीय नियंत्रण संसदीय हस्तक्षेप बन जाता है। तो अगर तीनों तरीकों से संसदीय नियंत्रण करने पर संसदीय हस्तक्षेप बन जाता है, तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 20
का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों स्थितियों में प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण संसदीय हस्तक्षेप बन जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका, तो ये नियुक्ति है या प्रश्नकाल या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस या धन्यवाद प्रस्ताव। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका भाई। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये है कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका भाई, उसकी नियुक्ति है। नियुक्ति प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। कार्यपालिका द्वारा लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती है। लोक प्रशासन के पद पर जो काम करते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है और यह नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का एक तरीका है, तरीका बन जाता है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्नकाल विधायिका नियंत्रण का तरीका है। विधायिका द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस विधायिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण है। धन्यवाद प्रस्ताव विधायिका द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विधायिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का एक तरीका है। तो प्रश्न नंबर 21, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का एक तरीका क्या है? नियुक्ति। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का एक तरीका है। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का एक तरीका है। कौन सा तरीका है भाई? ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर दें। ये नियुक्ति है। तो अभी पिछले प्रश्न में आप पढ़ चुके हैं। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का एक तरीका नियुक्ति आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन बा पदच्युति। हाँ, पदच्युत भी किया जा सकता है, पद मुक्त भी किया जा सकता है, ये भी एक तरीका है। स्थानांतरण, हाँ भाई, प्रशासकों लोक सेवकों को प्रशासकों का स्थानांतरण किया जा सकता है, ये भी एक तरीका है। तो कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका नियुक्ति है, पदच्युति है, स्थानांतरण है। अगर ये तीनों है तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है नियुक्ति, पदच्युति, स्थानांतरण। ऑप्शन द उपर्युक्त तीनों। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 23, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है निर्देशन, नियंत्रण, निरीक्षण या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर दें भाई। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका क्या है? तो कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है निर्देशन करना, निर्देश देना, नियंत्रण रखना, निरीक्षण करना, उनके कार्यों का निरीक्षण करना। तो कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है निर्देशन, नियंत्रण, निरीक्षण। आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 24, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है नीति निर्माण करना, राष्ट्रपति का अभिभाषण या धन्यवाद प्रस्ताव या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई।
कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का एक तरीका है। कौन सा तरीका है? नीति निर्माण, राष्ट्रपति का अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का एक तरीका है, वो तरीका है नीति निर्माण। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, बजट कार्यपालिका के हाथ में प्रशासन पर नियंत्रण का एक साधन है। बजट कार्यपालिका के हाथ में प्रशासन पर नियंत्रण का एक साधन है, क्योंकि खर्च वित्तीय नियमों के अनुसार ही करना पड़ता है। खर्च का पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है। खर्च का लेखा परीक्षण होता है या उपर्युक्त तीनों कारणों से। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो बजट कार्यपालिका के हाथ में प्रशासन पर नियंत्रण का एक साधन है, क्योंकि खर्च वित्तीय नियमों के अनुसार ही करना पड़ता है। क्यों है भाई? क्योंकि खर्च वित्तीय नियमों के अनुसार ही करना पड़ता है। फिर ऑप्शन बात देखें, खर्च का पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है। खर्च का पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है। फिर खर्च का लेखा परीक्षण होता है। तो ये अगर तीनों बातें सही हैं तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द तीनों कारणों से बजट कार्यपालिका के हाथ में प्रशासन पर नियंत्रण का एक साधन है, क्योंकि खर्च वित्तीय नियमों के अनुसार करना पड़ता है। खर्च का पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है और खर्च का लेखा परीक्षण होता है। तो इस सेशन के इस प्रश्न के साथ, क्योंकि ये आगे जो प्रश्न दिए गए हैं वो सही से आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला, इसमें अधिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए केवल 25 प्रश्न रख रहा हूँ। ये अभी आपके पास पहुँच रहा है। इसमें 25 प्रश्नों को हम दूसरी मीटिंग में 25 प्रश्नों को और भेज देंगे। तो अभी ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली थी, पर ये टाइपिंग में गड़बड़ होने के कारण, ये धुंधला दिखने के कारण हम 25 प्रश्नों पर ही इस सेशन को समाप्त करेंगे। इसका पार्ट 2 इस सेशन का ये पहला पार्ट हो जाएगा। पार्ट 2 आज की ही डेट में दूसरी मीटिंग में आपके पास भेजने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सेशन के इस प्रश्न के साथ ही हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।